हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखी सैंडल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पायल बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी दादी के पास रहती थी। 5वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उसकी दादी ने उसकी पढ़ाई लिखवाई छुड़वा दी थी। उसकी शादी शहर में तय हो गई थी और वो बहुत खुश थी। उसके पति मयंक ने उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे शादी करने के लिए हाँ कहा था। शादी होते ही वो शहर आ गई। ससुराल आते ही मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। माँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। पायल अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाई। सारे रीति रिवाज निभाते निभाते पायल बहुत थक गई थी। रात में जब मयंक उसके कमरे में आया तो पायल, हमारी शादी इतने दिनों से तय थी। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी, पर तुमने कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता ना, बस इसीलिए। वैसे कितनी पढ़ाई की है तुमने? मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद दादी ने स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। ये क्या मजाक है? हमने तो सोचा था कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। पायल उसका गुस्सा देखकर उससे बोलती है, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता था, पर दादी मुझे शहर किसके पास भेजती। मयंक उसे अकेले ही कमरे में छोड़कर वहाँ से चला गया और पायल रोने लगी। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। फिर सुबह, अरे बहू, मयंक कहाँ पर है? माँ जी, वो कमरे में आए तो थे, पर नाराज होकर चले गए। क्यों? पहले दिन ही नाराज हो गया? हाँ, जब मैंने उनको बताया कि मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, तब वो नाराज होकर चले गए। क्या? इतना बड़ा झूठ छुपाया तुमने? माँ जी, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं कितनी पढ़ी हूँ, वरना मैं बता देती। इससे भला छुपाने वाली कौन सी बात है? गांव में स्कूल रहता तभी तो पढ़ती ना। मैंने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो मैं सबके सामने सर ऊंचा करके जी पाऊंगी। दुर्गा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अरे, चाय भेज दो माँ। अभी लाई बेटा। तुम रात भर कहाँ थे? माँ, मेरे ऑफिस के लोगों ने अगले हफ्ते एक पार्टी रखी है, हमें बुलाया है। मैं अनपढ़ बीवी को लेकर कैसे वहाँ जाऊँगा? बेटा, मैं तो कहती हूँ इसमें गलती हमारी भी है। तुम भी तो उसकी खूबसूरती देखते ही उस पर लट्टू हो गए, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। माँ, मैं जीवन भर अनपढ़ बहू का बोझ नहीं उठा सकता। उसको आप उसके मायके भेज दीजिए। पायल वहीं पर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। मेरी दादी जीते जी मर जाएंगी। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। दादी ने मुझे बड़ी तकलीफ से पाला है। प्लीज माँ जी। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। मयंक, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो शादी हुई है तुम्हारी और अभी ये मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मयंक तैयार होकर वहाँ से बाहर चला गया। पायल की रोते रोते हिचकियाँ बंद हो गई थी। पायल अपने कमरे में चली गई और उसने अपना सामान निकाला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी सैंडल पड़ी थी। वो उस सैंडल को हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी सैंडल से एक आवाज आई। पायल, तुम रोना बंद करो, बस हिम्मत से काम लो। कौन हो तुम? मैं जादुई सैंडल हूँ। दादी ने ये सैंडल देते हुए ये तो बताया था कि इसे बहुत संभाल कर रखना, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ओह, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। तुम उनसे कह दो कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करोगी। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी
अभी मैं सिर्फ 15 साल की ही तो हूँ। पायल ने वो जादुई सैंडल पहनी और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। माँ जी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई कर लूँगी। आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना। इस बार 10वीं की परीक्षा दे दूँगी और 2 साल के बाद 12वीं की। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। शाम को जब मयंक घर आया तो पायल चाय और पकौड़े बना रही थी। घर में आते ही मयंक बोला, माँ, आज तो पकौड़ों की खुशबू बाहर तक जा रही है। मयंक ये कहते कहते रसोई में चला गया, पर रसोई में पायल को देखते ही वो जल्दी से वापस आ गया। पायल चुपचाप पकौड़े और चटनी लेकर आ गई, लेकिन मयंक ने पकौड़े की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। पायल ने झटपट सारे पकौड़े उठा लिए और जल्दी से रसोई में चली गई। तभी मयंक की माँ वहाँ पर आ गई। मयंक, उस दिन माँ बाप की बच्ची ने इतने प्यार से पकौड़े बनाए हैं और तुमने फेंक दिए। माँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। पहले चाय पी लो, फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाधान? हाँ, समाधान। बहू, चाय ले आओ बेटा। पायल रसोई में खड़ी खड़ी थर थर काँप रही थी। जैसे ही माँ जी ने आवाज दी, वो चाय लेकर जल्दी से आ गई। मयंक ने उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। माफ करना पायल, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। ले आओ, मैं तुम्हारे पकौड़े जरूर खाऊंगा। पायल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पायल ने फटाफट पकौड़े की प्लेट लाकर वहाँ पर रख दी। अपनी भी चाय यही ले आओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। तुम तो सचमुच बच्ची ही हो। अच्छा, पकौड़े तो खा लो। पायल अपनी प्लेट में पकौड़े डालकर ले आई। सबने बैठकर पकौड़े खाए और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। पायल आगे पढ़ना चाहती है, इसका एडमिशन करवा देते हैं। मयंक हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। अरे माँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? पायल, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, कल ही मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने चलूँगा। पायल बहुत खुश हुई। खटखट सैंडल खटखटाते हुए उसने सारे बर्तन उठाए और रसोई में बर्तन रखकर अपने कमरे में चली गई। फिर सैंडल उतार दी और सैंडल से बोली, ओ सैंडल, तुमने तो मेरी सारी समस्या को हल कर दिया। पायल, तुम जहाँ भी जाना मुझे पहन कर ही जाना। तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। पायल कमरे से बाहर आई और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, आज तुम ही बनाओ खाना। पायल के हाथ में तो जादू था। उसने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया कि सब उंगलियां चाटने लगे। बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा है? माँ जी, मुझे खाना बनाने का बचपन से ही बहुत शौक है। पायल तो समझ गई थी कि ये सब इसी जादुई सैंडल का जादू है, वरना उसे तो खाना बनाना भी मुश्किल से ही अच्छा लगता था। फिर दूसरे दिन, पायल, ये ड्रेस पहनकर स्कूल चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। पायल ने ड्रेस पहनकर सैंडल पहनी और कमरे से बाहर आ गई। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल कक्षा 10 की विद्यार्थी लग रही हो। चलो। पायल स्कूल गई तो थोड़ी सी आनाकानी के बाद प्रिंसिपल ने कुछ जरूरी कागजात देकर उसको एडमिशन दे दिया। मयंक हमेशा अलग कमरे में सोता था। पायल बहुत दुखी रहती थी, पर वो दिन रात मेहनत करती, दुर्गा के साथ काम भी करती, स्कूल भी जाती और पढ़ाई भी करती, लेकिन जादुई सैंडल की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं थकती थी।
3 साल बाद जब उसकी 12वीं का रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। माँ जी, मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी बहू बहुत होशियार है। मयंक जब शाम को घर आता है, देखिए मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे पुरस्कार भी मिला है। उस दिन मयंक बहुत खुश हुआ। पायल, आज से मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। पायल के गाल सुर्ख गुलाब की तरह लाल हो गए थे। अगर जादुई सैंडल न होती तो वो अपने गांव में ही पड़ी पड़ी सड़ते रहती। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्य सिंह ने 2 शादियाँ की हुई थी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी राधिका बहुत ही चालाक और एक लालची औरत थी। फिर एक दिन राधिका धोखे से अपनी सौतन के खाने में जहर मिला देती है और वो खाना खाते ही रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य के वैद्य को लालच देने के लिए सोने के सिक्के देकर चालाकी से राधिका उसे अपनी तरफ कर लेती है और फिर राज्य का वैद्य राजा से झूठ कह देता है कि उनकी पत्नी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हुई है। इस तरह राधिका के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को रानी बनाने का सपना देखने लगती है। लेकिन राज्य के मंत्रियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों राजकुमारियों में से काबिल राजकुमारी को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अमीषा को इस राज्य की रानी बनाकर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी नायरा को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन राधिका चाय में जहर मिलाकर राजकुमारी नायरा के पास ले जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए इस खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए ये खास चाय बनाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत खुशबूदार है। राधिका माँ, ऐसी चाय आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये एक बहुत ही खास चाय है जो सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। इसे मैंने बहुत दूर से मंगवाया है। इतना कहकर राधिका चाय के गिलास बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राजकुमारी नायरा वो चाय पी लेती है। लेकिन चाय पीते ही उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अपनी चाल को नाकामयाब होता देखकर राधिका बहुत नाराज हो जाती है। लगता है इस नायरा की बच्ची को खत्म करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। माँ, तुम ये काम मुझे सौंप दो। मैं एक जादूगर को जानती हूँ जो काला जादू करने में माहिर है। मैं इस नायरा को चूहिया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लूंगी। उसके बाद इस नायरा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी राजकुमारी नायरा को बहला फुसलाकर पास के एक खतरनाक जंगल की ओर ले जाती हैं। राधिका माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये जगह तो बहुत ही वीरान और डरावनी लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे बेटा, डरो मत, बस थोड़ी दूर और यहाँ पर हमारे कुल देवता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। उनके दर्शन करके हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके सामने शेरा जादूगर आ जाता है और शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को
अपने जादू से रस्सियों से बांधकर उसे अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। शेरू, अब इस नायरा की बच्ची को जल्दी से चूहिया बनाकर इसे पिंजरे में बंद कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे चूहिया बनाकर बिल्ली को खिला देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे इसकी कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोनों मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना अमीशा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी भी रानी नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे सिंहासन का कोई भी लालच नहीं है। तुम शौक से रानी बन सकती हो। बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और वैसे भी रहम किस चीज को कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने ही तुम्हारी माँ को भी जहर देकर मारा था, समझी तू? चलो माँ, अब बातें बहुत हो गई। अब इसको जान से मारने का समय आ गया है। उसके बाद शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपनी शक्ति से एक चूहिया के रूप में बदल देता है और वहाँ पर एक बिल्ली को भी प्रकट कर देता है। चल बिल्ली, जल्दी से इस चूहिया को खाकर इसका काम तमाम कर दे। बिल्ली जैसे ही नायरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार पहुँच जाता है, जो कि गुफा के बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो अपनी तलवार से बिल्ली की गर्दन काट देता है। मैं यहाँ पर शिकार करने आया था। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। चल, अब जल्दी से इस राजकुमारी को वापस इंसान के रूप में बना दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी भी गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। राजकुमार की धमकी सुनकर शेरा जादूगर घबरा जाता है और वो राजकुमारी नायरा को फिर से इंसान बना देता है। फिर राजकुमार दोनों माँ बेटी और जादूगर को राजकुमारी नायरा के महल में लेकर जाता है और मंत्रियों को सारी बात बता देता है। फिर वो लोग दोनों माँ बेटी और उस जादूगर को महल के तहखाने में कैद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और राजकुमारी नायरा और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजकुमारी नायरा और राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों राजा रानी बनकर हंसी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।